नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 14 की क्लास कर रहे थे। आज अध्याय 14 की हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम धारा 318 से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास की पहली धारा धारा 318, जिसके अंदर कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस धारा का पहला पॉइंट है, यदि राज्य सरकार की राय में नगर पालिका द्वारा अधिकारी व कर्मचारी के रूप में नियोजित या नियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या या उन व्यक्तियों या किसी व्यक्ति विशेष का पारिश्रमिक अत्यधिक हो, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यापेक्षा किए जाने पर उक्त व्यक्तियों की संख्या को या व्यक्तियों का पारिश्रमिक को नगरपालिका कम कर देगी। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार की राय में किसी नगरपालिका के द्वारा जिन व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी के रूप में या तो नियोजित किया गया है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियोजन करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली है, तो उन व्यक्तियों की संख्या यदि वह अधिक होती है, किसकी राय में? राज्य सरकार की राय में यदि वह संख्या अधिक होती है, तो राज्य सरकार ऐसी संख्या को नगरपालिका से अध्यापेक्षा अर्थात मांग करके कम करवा सकती है। क्यों कम करवाएगी? क्योंकि हमने धारा में देखा है अपव्यय को रोकना चाहती है राज्य सरकार। और दूसरा पॉइंट यह दिया गया है कि यदि नगरपालिका में नियोजित और काम करने वाले व्यक्तियों की या किसी व्यक्ति विशेष की पारिश्रमिक अर्थात सैलरी या मजदूरी अधिक है, किसकी राय में? राज्य सरकार की राय में। तो राज्य सरकार नगरपालिका के द्वारा उस सैलरी को, उस पारिश्रमिक को भी कम करवा सकती है। तो यह पहले पॉइंट का अर्थ होगा। उम्मीद करता हूं आपको पहले पॉइंट का अर्थ समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा निम्न अपेक्षा करना विधिपूर्ण होगा। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है कि नगरपालिका द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति में अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त नियमों के अधीन विधि पूर्वक उससे प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियां विनिहित की जाएंगी। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकती है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको अधिनियम के अधीन, किस अधिनियम के अधीन? जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कुछ शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों के अतिरिक्त भी अन्य शक्तियां जो नियम के अनुसार हों, नियमों के अधीन हों और विधि पूर्वक मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती हों, तो ऐसी शक्तियों को भी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने पर नगरपालिका के द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को विनिहित कर दी जाएंगी। अर्थात अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो इसमें यही है कि राज्य सरकार यदि अपेक्षा करे तो नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिनियम के अधीन जो शक्तियां हैं उनके अतिरिक्त जो अन्य शक्तियां हैं उनको प्रत्यायोजित कर सकेगी। यह इसका अर्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट का भी अर्थ आपको समझ में आया होगा। इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। दूसरे पॉइंट का दूसरा खंड है, किसी नगरपालिका द्वारा धारा 273 में दी गई समस्त या उनमें से कोई शक्ति, चाहे वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी हो या नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य को जो राज्य सरकार उचित समझे प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि नगरपालिका के द्वारा धारा 273 के अधीन और धारा 273 के अधीन उन शक्तियों के बारे में बात की गई है जिनमें खतरनाक रोग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन शक्तियों के बारे में बात की गई है। तो ऐसी शक्तियां नगरपालिका के द्वारा, चाहे उस नगरपालिका में मुख्य नगरपालिका अधिकारी हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी वहां है या नहीं, वो शक्तियां अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य जिसको भी राज्य सरकार उचित समझे उसमें प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी। इस पॉइंट का यही अर्थ हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है, उपधारा 2 के खंड 1 और 2 के अधीन नगरपालिका को जारी की गई अध्यापेक्षा का राज्य सरकार द्वारा विहित समय में अनुपालन किया जाएगा। तो
तो इस पॉइंट का अर्थ यह है कि राज्य सरकार अध्यापेक्षा के द्वारा जिन शक्तियों को विनिहित करने की बात कर रही है, जैसे खंड 1 में हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अन्य शक्तियों के बारे में बात की थी, और जबकि खंड 2 में हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को शक्तियां सौंपी जाएं। तो जो शक्तियों को सौंपने की बात की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा अध्यापेक्षा की जा रही है, तो ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन नगर पालिका विहित समय में करेगी। अर्थात राज्य सरकार अध्यापेक्षा के साथ साथ एक समय भी बताएगी कि इस समय के अंदर अंदर इस अध्यापेक्षा का पालन होना चाहिए, तो नगर पालिका उस विहित समय में उस अध्यापेक्षा का अनुपालन करेगी। तो यह तीसरे पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। अब आपका चौथा पॉइंट समझिए, राज्य सरकार को किसी नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति होगी। अर्थात किसी नगर पालिका में कितने कर्मचारी होंगे, यह संख्या निर्धारित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। और आगे देखिए, और जहां समाधान हो जाए कि कतिपय कर्मचारी अधिक हैं, वहां नगर पालिका कर्मचारियों को अतिशेष घोषित कर सकेगी, और वह रीति जिससे अतिशेष अर्थात सरप्लस कर्मचारी को अन्य नगर पालिकाओं में आमेलित अर्थात एब्जॉर्ब किए जाएंगे, विहित कर सकेगी। तो इसका अर्थ यही है कि हमने देखा, पहली लाइन यह की गई है कि राज्य सरकार को नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति होगी, और दूसरी लाइन में यह कहा गया है कि यदि राज्य सरकार को यह लगे कि किसी नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, तो राज्य सरकार उन कर्मचारियों को अतिशेष अर्थात सरप्लस घोषित कर देगी। अर्थात अगर हम इसका अर्थ समझें तो यह है कि वहाँ उस नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो भी अतिशेष कर्मचारी होंगे, जो भी कर्मचारी अधिक होंगे, उनको अन्य नगर पालिकाओं में नियुक्त कर दिया जाएगा या आमेलित कर दिया जाएगा। यह धारा 318 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं धारा 318 आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 319। आसान धारा है, आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति के बारे में इस धारा में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, जब राज्य सरकार को शिकायत द्वारा या अन्यथा सूचना मिलती है कि नगर पालिका ने किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम अर्थात डिफॉल्ट और अन्य अर्थ समझें तो उल्लंघन किया है, तो राज्य सरकार सम्यक जांच करेगी। यदि नगर पालिका अविकथित व्यतिक्रम या उल्लंघन की दोषी है, तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का अनुपालन कराने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इस पॉइंट का यही अर्थ है कि राज्य सरकार को यदि शिकायत प्राप्त होती है या अन्यथा अन्य किसी प्रकार से सूचना मिलती है कि नगर पालिका के जो कर्तव्य हैं, जो अधिनियम के अधीन हैं, अधिनियम में दिए गए हैं, या फिर किसी अन्य विधि के अनुरूप जो नगर पालिका के कर्तव्य हैं, नगर पालिका ने उन कर्तव्यों का अनुपालन सही प्रकार से नहीं किया है, उनका व्यतिक्रम किया है, डिफॉल्ट किया है या उल्लंघन किया है, तो राज्य सरकार उसकी सम्यक रूप से जांच करेगी। और जब राज्य सरकार जांच के पश्चात यह प्राप्त करे कि नगर पालिका उस अविकथित अर्थात जिस दोष का आरोप या जिस उल्लंघन का आरोप नगर पालिका पर लगाया गया है उसकी दोषी है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस कर्तव्य का अनुपालन कराने के लिए कालावधि नियत करेगी। अर्थात राज्य सरकार एक कालावधि या समय सीमा नियत कर देगी कि आप, और नगर पालिका को आदेश देगी कि इस समय के भीतर भीतर आप इस कर्तव्य का पालन कीजिए। तो यह पहले पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, यदि नियत कालावधि के भीतर कर्तव्य का अनुपालन ना किया जाए तो राज्य सरकार उसका अनुपालन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। और आगे दिया गया है कि नियुक्त व्यक्ति को पारिश्रमिक व अनुपालन करने का व्यय का संदाय नगर पालिका द्वारा तुरंत किया जाए, ऐसा निर्देश दे सकेगी। तो दूसरे पॉइंट में यह दिया गया है कि जब पहले पॉइंट के अनुसार राज्य सरकार ने अनुपालन के लिए कालावधि नियत कर दी और नगर पालिका को आदेश दिया कि इस समय सीमा के भीतर आप इस कर्तव्य का अनुपालन करें,
और उसके बाद भी यदि नगर पालिका उस कर्तव्य का अनुपालन नहीं करती है तो उस स्थिति में राज्य सरकार उस कर्तव्य के अनुपालन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। और जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो उस व्यक्ति को पारिश्रमिक तथा उस कर्तव्य का अनुपालन करने में जो भी खर्चा आएगा वह नगर पालिका द्वारा तुरंत संदाय किया जाएगा। ऐसा निर्देश भी राज्य सरकार नगर पालिका को दे सकती है। अब इस धारा में एक पॉइंट और बाकी है, जो पॉइंट शायद आप सभी को याद भी होगा कि जब नगर पालिका ऐसे संदाय को नहीं करेगी उचित समय में तब राज्य सरकार क्या आदेश देगी। तो हमने पहली धारा में भी पढ़ लिया है कि तब राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका का धन हो उस व्यक्ति को आदेश देगी कि वह तुरंत अनुपालन को होने वाले खर्चे को तथा नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक का संदाय करे और वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका का धन है इस आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। ये हमने पिछली धारा में भी पढ़ा था, वही पॉइंट इस धारा में भी है जिसे हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है जो हमने डिस्कस भी कर लिया, यदि वह पारिश्रमिक का संदाय ना किया जाए तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका का धन है को संदाय करने का आदेश देगी और ऐसा व्यक्ति आदेश पालन के लिए आबद्ध होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगली धारा है धारा 320, जिसमें नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो इस धारा में पहला पॉइंट है, जब नई नगर पालिका का सृजन किया जाए तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, नगर पालिका की स्थापना होने तक अधिनियम के अधीन नगर पालिका की शक्ति, कर्तव्यों व कृत्यों का पालन कर सकेगा और उसे नगर पालिका समझा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि जहाँ भी नई नगर पालिका का सृजन हो रहा है, नई नगर पालिका बनाई जा रही है, वहाँ राज्य सरकार किसी अधिकारी को या किसी समिति को या किसी प्राधिकारी को नगर पालिका के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उस व्यक्ति में नगर पालिका की स्थापना होने तक वह समस्त शक्तियां विद्यमान होंगी नगर पालिका की जो अधिनियम के तहत नगर पालिका के पास होती हैं। अर्थात वह व्यक्ति नगर पालिका की शक्ति, कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगा जो एक नगर पालिका करती है और आगे दिया गया है कि उसे नगर पालिका ही समझा जाएगा। अर्थात जब तक नई नगर पालिका की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक वह व्यक्ति या समिति नगर पालिका के सभी कार्य करेंगे और उनको नगर पालिका समझा जाएगा। आगे दिया गया है, ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी नगर पालिका के सृजन के 6 माह के भीतर प्रथम निर्वाचन करवाने के पश्चात तथा नगर पालिका के गठन हो जाने के पश्चात शीघ्रता से उसके कर्तव्य ग्रहण किए जाने की व्यवस्था करेगा। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा जिस अधिकारी को, समिति को या प्राधिकारी को नगर पालिका की स्थापना से पूर्व नियुक्त किया गया था नगर पालिका के रूप में, वह अधिकारी, समिति या प्राधिकारी जब नगर पालिका का सृजन हो जाए तो उसके 6 माह के भीतर भीतर प्रथम निर्वाचन करवाएगा और नगर पालिका के गठन हो जाने के पश्चात वह जो भी कर्तव्यों का पालन कर रहा था उन्हें शीघ्रता से नगर पालिका को ट्रांसफर कर देगा। तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। आगे दिया गया है, परंतु ऐसा अधिकारी, समिति, प्राधिकारी नया कर अधिरोपित करने और उपविधियां बनाने का हकदार नहीं होगा। तो यह नोट डालकर आप लिख लीजिएगा कि यहाँ दिया गया है कि जो भी अधिकारी, समिति या प्राधिकारी है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त है नगर पालिका के रूप में, वह व्यक्ति कोई भी नया कर अधिरोपित नहीं कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की उपविधियां बनाने का हकदार वह होगा। तो धारा 320 के अंदर यह दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगली धारा है धारा 321। यह धारा आप सभी को आती है। हमने अभी पिछली धारा में बात की थी, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि नगर पालिका यदि संदाय नहीं करेगी तो उस स्थिति में राज्य सरकार क्या करती है। तो हम जिस पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ वही धारा बना दी गई है। आप देखिए,
धारा 321 के अंदर उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है धारा 321 के अंदर। तो धारा 321 में दिया है, यदि कोई नगर पालिका राज्य सरकार को देय रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे या उल्लंघन करे तो राज्य सरकार नगर पालिका निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि से अन्य प्रभारों पर पूर्विकता अर्थात प्रायोरिटी देते हुए उसका संदाय करने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति नगर पालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। तो इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें तो इसका अर्थ यही है कि जब राज्य सरकार को कोई भुगतान नगर पालिका से लेना होगा और नगर पालिका भुगतान करने में विफल रहती है या भुगतान का उल्लंघन करती है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को जिसके पास नगर पालिका निधि की अभिरक्षा है उसको निर्देश देगी, आदेश देगी कि वह तुरंत भुगतान करे और वह भुगतान नगर पालिका निधि से किया जाएगा। और यहाँ दिया गया है कि अन्य प्रभारों पर पूर्विकता देते हुए, अर्थात नगर पालिका निधि से अन्य खर्चे भी किए जा रहे होंगे तो उन सभी खर्चों में प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले वह राज्य सरकार का भुगतान करे। तो यह दिया गया है। आगे इस पॉइंट में यह भी दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति नगर पालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा, अर्थात राज्य सरकार का जो भुगतान है उतना धन नगर पालिका निधि में भी होना चाहिए। यदि मान लीजिए राज्य सरकार का भुगतान अधिक रुपयों का करना है और नगर पालिका निधि में उतना धन है ही नहीं, तो व्यक्ति कहाँ से भुगतान कर पाएगा। तो इसलिए दिया गया है कि नगर पालिका की जमा निधि की सीमा, अर्थात नगर पालिका निधि में जितना धन है उस सीमा तक वह व्यक्ति उस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। उम्मीद करता हूँ धारा 321 आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराओं का अध्ययन करेंगे। अध्याय 14 की एक अंतिम क्लास और होनी है जिसमें बाकी शेष धाराओं को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।